पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं आपके लिए देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर मनीष, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिवसेना का कांग्रेस परिवार किसान आंदोलन पर विपक्ष को बताया कमजोर, शरद पवार को यूपीए का नेता बनाने की पेशकश। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट ने दी लव जिहाद के खिलाफ कानून को मंजूरी, धन परिवर्तन के मामलों में मिलेगी 10 साल की सजा। मुंबई पुलिस ने फिर लगाया रिपब्लिक टीवी पर फेक टीआरपी जुटाने का आरोप, कहा भारत ने टाइम्स नाउ की रेटिंग घटाकर अर्नब के चैनल को बनाया नंबर 1। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर को बड़ा तोहफा, आयुष्मान योजना के तहत लॉन्च की पीएम जन आरोग्य स्कीम। किसान आंदोलन पर खुलकर सामने आई कांग्रेस, सांसद ने खुलेआम दी लाशों के ढेर लगाने की धमकी। रुक करते हैं पहली खबर का। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के लड़खड़ाने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के माध्यम से अपनी सहयोगी पार्टी को लताड़ लगाई है। शिवसेना ने इस आंदोलन के खत्म न होने और बीजेपी की बेफिक्री के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व की कमी है। साथ ही शिवसेना ने इसका नेतृत्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार को सौंपने की बात कही है। डॉक्टर मनीष, आखिर शिवसेना ने अब कांग्रेस पर निशाना क्यों साधा और शिवसेना के इस कदम का महाविकास आघाड़ी सरकार पर क्या असर होगा? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप जिस पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहे हो, सत्ता की मलाई चाट रहे हो और आप अपने ही मुखपत्र पे उस पार्टी के बारे में, उसके लीडर के बारे में भला बुरा कहें। ये दूसरी बार है जब इस तरह की बातें शिवसेना की तरफ से कही गई है। शिवसेना का ये जो लेख आया है उसके मुखपत्र में सामना में, इसमें साफ साफ शिवसेना ने सोनिया गांधी के लीडरशिप के ऊपर, राहुल गांधी की काबिलियत के ऊपर और कांग्रेस पार्टी के एग्जिस्टेंस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसका एक ही मतलब है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर एक ऑलरेडी ये हलचल चल रही है कि महाराष्ट्र की सरकार में रह के जो कांग्रेस पार्टी है वो महाराष्ट्र में और कमज़ोर होती चली जा रही है, वैचारिक दृष्टि से भी। और जिस तरह की पॉलिसीज़ शिवसेना की सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार वहाँ पे लागू कर रही है, उससे कांग्रेस को कोई फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये तो बैकग्राउंड में चल ही रहा था। दूसरी जो वजह है वो वजह ये है कि पश्चिम बंगाल में वहाँ पे जिस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसके लिए शरद पवार ने एक योजना बनाई थी कि क्या बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट और ममता बनर्जी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पे कांग्रेस पार्टी ने दो टूक जवाब दे दिया कि ऐसा संभव नहीं है। और इसलिए ये जो दूरियां आपस में बढ़ रही हैं विपक्ष के बीच की पार्टियों में, इसलिए इस तरह का लेख लिखा गया है। इसका रेमिफिकेशन बिल्कुल साफ है कि आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी शिवसेना के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगी और पॉसिबिलिटी ये नज़र आ रही है कि कांग्रेस पार्टी इस महाआघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले ले। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहादियों पर शिकंजा कसा जाएगा। मध्य प्रदेश में लव जिहाद विरोधी विधेयक, धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। नए कानून में कुल 19 प्रावधान हैं, जिसके तहत अगर धर्म परिवर्तन के मामले में पीड़ित पक्ष के परिजन शिकायत करते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। डॉक्टर मनीष, अब मध्य प्रदेश में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून पास हो गया है। देखिए, ये मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ ये लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी में ऑलरेडी लगाया जा चुका है, मध्य प्रदेश ने ऐलान कर दिया, अब बताया ये जा रहा है कि हरियाणा में भी लगाया जाएगा। आज खबर ये आई कि हिमाचल प्रदेश में भी इस कानून को लगाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरीके से उत्तराखंड हो या असम हो, असम में भी चुनाव है, इसलिए शायद इस कंट्रोवर्सी से वो बचना चाहते हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक रणनीति के तहत इस लव जिहाद के मसले को भारतीय जनता पार्टी टैकल करना चाहती है।
लेकिन इसमें जो कई तरह के राय हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोगों की स्वतंत्रता के ऊपर, ये चॉइसेस जो लोग अपने हिसाब से शादी करें, किससे करें नहीं करें, इसके ऊपर इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर किसी लड़की के साथ छलावा होता है, कोई नाम बदलकर, धर्म बदल के वो प्यार के जाल में किसी लड़की को फंसा लेता है या उससे शादी कर लेता है, शादी करने के पहले या शादी करने के बाद उस पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालता है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला का कहाँ जाएगी, उस महिला के अधिकारों का क्या होगा, उसके लिए हिंदुस्तान में फिलहाल कोई कानून नहीं है। और इसलिए ये कानून लाने की एक तो ज़रूरत है, लेकिन इस पे काफ़ी विवाद होंगे, ये मसला कोर्ट में भी जाएगा, कोर्ट में ये फिर फैसला होगा कि क्या ये इस तरह के जो कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हर राज्य में ला रही है, क्या वो संविधान के मुताबिक है या नहीं है। तो एक तो राजनीतिक कारण इसका साफ समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ राज्यों में है वहाँ इसे लेकर के आ रही है, लेकिन फाइनल वर्ड इस पे कोर्ट से ही आने वाला है। अब बात करते हैं फेक टीआरपी स्कैम की। मुंबई पुलिस ने फिर एक बार रिपब्लिक टीवी के खिलाफ फेक टीआरपी स्कैम का मुद्दा उठाया है। इसके तहत मुंबई पुलिस ने रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व अधिकारियों पर रिपब्लिक टीवी के साथ मिली भगत करने का नया आरोप लगाया। मुंबई पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि बार के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के कार्यकाल के दौरान टीआरपी का फर्जीवाड़ा किया गया। ऐसा इसीलिए किया गया ताकि अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ को दूसरे नंबर पर लाया जा सके और रिपब्लिक टीवी नंबर 1 बन सके। डॉक्टर मनीष, बार बार अब मुंबई पुलिस को जब कुछ हाथ नहीं लगता तो फिर फेक टीआरपी स्कैम में कोई ना कोई नया मुद्दा बनाकर रिपब्लिक टीवी को वो टारगेट करने लगती है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र की सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार और मुंबई पुलिस के पास कोई दूसरा काम नहीं है और लगातार वो अपनी ही फजीहत करने पे तुली हुई है। मुझे मालूम नहीं कि भाई मुंबई पुलिस के अंदर लोगों को टीआरपी की समझ है या नहीं है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा जो बातें बताई जाती है, वो विरोधाभास, कंट्राडिक्शन से भरी पड़ी होती हैं। जैसे पिछली बार जब इस स्कैम को, ये फर्जी स्कैम, ये कोई स्कैम नहीं है, मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि बहुत सारे हम लोगों ने 17 साल टेलीविजन इंडस्ट्री में हम लोगों ने काम किया है और इसलिए दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि जो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ये जो फेक टीआरपी का जो केस चलाया जा रहा है, ये बदले की कार्रवाई है। ये दरअसल उस लॉबी के द्वारा प्रायोजित है जो अर्नब गोस्वामी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। और इसमें जो सबसे अहम रोल जो निभा रहे हैं वो तो महाराष्ट्र की सरकार और वहाँ की पुलिस तो कर ही रही है, साथ ही साथ ये तमाम टेलीविजन चैनल के मालिक, एडिटर्स भी इस साजिश में शामिल हैं। अब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि ये रिपब्लिक टीवी 2016 से वो इसमें गड़बड़ियां कर रहे हैं। 2016 में रिपब्लिक टीवी लॉन्च भी नहीं हुआ था, ना अंग्रेजी का ना हिंदी का। अब ये किस चैनल के बारे में बात कर रहे हैं ये तो मुंबई पुलिस के लोग ही बताएं। अब इसमें 2-3 बातें और हैं कि अगर ये पुराने डिस्पेंसन, ये जो पुराने लोग जो थे, बार के जो सीईओ जो अभी नहीं है, वो उस दौरान ये घपलेबाजी हो रही थी, तो क्या ये बताया जा सकता है? जब वो टाइम्स नाउ का एडिटर इन चीफ हुआ करता था और जब टाइम्स नाउ नंबर 1 हुआ करता था, तो क्या इसी फर्जीवाड़ी के तहत वो टाइम्स नाउ नंबर 1 हुआ करता था? दरअसल बात बहुत ही सीधी सी है। वहाँ की सरकार, ये तमाम टीवी चैनल वाले और वहाँ की पुलिस अर्नब गोस्वामी को सबक सिखाना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित करना चाहते हैं और इसलिए उनके खिलाफ ये सारे कारनामे किए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को आयुष्मान भारत योजना का तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम जय योजना को राज्य में लॉन्च किया गया। इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को फ्री इंश्योरेंस कवर, 5 लाख रुपए प्रति परिवार वित्तीय कवर उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का फायदा देश में कहीं भी उठाया जा सकता है। साथ ही पीएम जय स्कीम के तहत आने वाले अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी मिलेगी। डॉक्टर मनीष, पीएम मोदी ने आयुष्मान योजना यहाँ जम्मू कश्मीर में लागू की है, जम्मू कश्मीर के लोगों को एक तोहफा दिया है, विपक्ष के मुंह पर जवाब दिया है पीएम मोदी ने।
देखिए, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, ये जो मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आज मिली है, ये कई मायने में ऐतिहासिक है। और इसका अगर इंटरनेशनल नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर रेमिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। 2 दिन पहले वहाँ चुनाव के नतीजे आए, ग्रासरूट लेवल पे डेमोक्रेसी को स्थापित किया गया और अब ये जो हेल्थ इंश्योरेंस दे करके वहाँ के सारे लोगों, जो खास करके जो गरीब लोग हैं, वहाँ की जो गरीब जनता है, जो अब तक इस तरह की सुविधाओं से बिल्कुल दूर थी, चूंकि आर्टिकल 370 लगा हुआ था, इसलिए केंद्र की योजनाएं वहाँ पे लागू नहीं होती थी। ये अपने आप में आर्टिकल 370 को हटाए जाने का सबसे बड़ा, सबसे अच्छा दलील माना जाएगा और पूरी दुनिया में इसकी तारीफ होगी। और इसीलिए ये जो राजनीति के तौर पर अगर आप देखें तो वो तमाम लोग जो आर्टिकल 370 के बाद छाती पीट रहे थे, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वामपंथी हो, चाहे वो आजकल जो किसान आंदोलन में जुटे हुए ये एनजीओ वाले हो, ये सीए के दौरान जो आंदोलन करने वाले, छाती पीटने वाला वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो, इन सब के मुंह पे ताला लग गया है। और यही प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति का सबसे अहम पहलू है। नजर डालते हैं अगली खबर पर। किसान आंदोलन के जरिए अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश में लगे कांग्रेस नेता अब बदजुबानी पर भी उतर आए हैं। किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का चौंकाने वाला बयान सामने आया है। उन्होंने केंद्र सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगे नहीं मानेगी तो 1 जनवरी के बाद यहां लाशों के ढेर लगा देंगे। डॉक्टर मनीष, विपक्ष का ये किस तरीके का रवैया, ये तो सीधे तौर पर किसानों को बरगलाने के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास इतनी शक्ति होती तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। दरअसल ये जो किसान के नाम पे जो आंदोलन चल रहा है किसान संगठनों के द्वारा, इसमें आपस में ही खींचातानी हो रही है। चूंकि अब ये लास्ट फेज में आ गया है तो होड़ इस बात की लगी हुई है कि इस आंदोलन का क्रेडिट किसके पास जाए। मैं आपको बता दूं, लोग अब वहाँ से उठ रहे हैं, हट रहे हैं। ठंड ज़्यादा पड़ रही है तो धीरे धीरे ये पूरा आंदोलन फिजल आउट होता चला जा रहा है। और इसलिए चूंकि ये पंजाब से ही जुड़ा हुआ, पंजाब केंद्रित आंदोलन रहा है, इसलिए ये आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये धमकी दे रही है कि वो 1 तारीख के बाद दिल्ली के अंदर वो लाशें बिछा देगी। हालांकि कुछ हुआ नहीं उनसे। वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे करके अपने आप को किसानों के सबसे बड़े मसीहा साबित करने में जुटे हुए हैं। पहली बात ये। दूसरी तरफ अकाली दल है। अकाली दल के भी लोग अब वापस पंजाब चले जा रहे हैं। आपको याद होगा कि कल एक ट्रैक्टर को पुलिस वालों के ऊपर चढ़ाने की कोशिश की गई उत्तराखंड में। उधम सिंह नगर में भी अकाली दल के बहुत सारे समर्थक हैं। वहाँ पे सिखों का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उधम सिंह नगर उत्तराखंड में, तो वहाँ से भी लोगों को लाया जा रहा है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, वो गाड़ियों से भर के महाराष्ट्र से तो अलग अलग राज्यों से वहाँ पे दिल्ली किसानों को लाने के जुगत में जुड़े हुए हैं कि चूंकि ये लास्ट फेज में चल रहा है, ये फिजल आउट होता चला जा रहा है, इसलिए इस तरह की बातें की जा रही है। लेकिन एक बात जो समझने की है कि अगर ये आंदोलन जब तक शांतिपूर्वक इस तरह से चल रहा है तो लोगों की सिंपैथी भी होगी। अगर यहाँ हिंसा भड़कती है तो ये जो तमाम लोग जो इस आंदोलन से जुड़े हुए रहे वो देश की जनता को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। जी डॉक्टर मनीष, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। खबरों का पंचनामा में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।